बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो प्रैक्टिकल सेशन है जिसको हम मूट कोर्स सेशन कहते हैं, ये सिविल प्रैक्टिस कोर्स का सेकंड डे है। इस प्रैक्टिस कोर्स के अंदर जो डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं, एक एप्लीकेशन उसके बारे में थ्योरी क्या कहती है, उसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है और ड्राफ्ट करने के बाद उसको आर्ग्यू कैसे किया जाता है, उसको रिप्लाई कैसे किया जाता है। ना सिर्फ वो लोग जो प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन लोगों के लिए, बल्कि हमने जितने भी हमारे जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों के लिए भी कि अगर आप सीपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस तरह ना पढ़ें कि एक चीज़ आपने पढ़ ली और उसके बाद बस अगर वो आपके पेपर में आ गया तो ठीक, अगर ना आया तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जुडिशरी एक मुकद्दर में अगर है तो इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा, बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट प्रैक्टिस के हवाले से तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमारा जो करंट ऑन गोइंग सब्जेक्ट है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ गया हमारे पास 12(2). इससे पहले सेक्शन 10 सेक्शन 11 था, रिटर्न ऑफ प्लेट, रिजेक्शन ऑफ प्लेट। उसको हमने क्यों नहीं डिस्कस किया? उसको इसलिए डिस्कस नहीं किया कि ऑर्डर 7 उसका रूल 10 रूल 11 जब हम पढ़ेंगे तो थॉरली डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम रेस जुडिकाटा की बात करते हैं, रेस ऑफ जुडिस की बात करते हैं, तो हम रिजेक्शन ऑफ प्लेट की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर या उसके स्टे के हवाले से अगर हम कोई दरख्वास्त देते हैं तो उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उससे हटकर जो पहली दरख्वास्त हमारे सामने आई है वो 12(2). पहली चीज़ ध्यान में रखें, ये सेक्शन 12 है, सब सेक्शन 2। आमतौर पर इसको 12(2) कहा जाता है कि जी हमने 12(2) लगा दिया, जी 12(2) ला देती है। ये 12(2) क्या है? 12(2) सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, ये डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। अब एक जनरल इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जनाब शायद ये डिक्री के ऊपर एप्लीकेबल है। डिक्री के ऊपर नहीं, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। और फिर आगे 3 चीज़ें हैं, ऑब्टेन थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर इन 3 पॉइंट्स पे कोई भी बंदा कोई डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट हासिल कर ले तो उस सूरत में इसको चैलेंज करने के लिए, ऐसे ऑर्डर जो इंक्लूड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, चैलेंज करने के लिए फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या फ़ाइल की जाएगी? एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी। असल में इसका ताल्लुक सेक्शन 9 के साथ है। जब हमने सेक्शन 9 में ये पढ़ा था कि यार खामोश करवा दो, अगर कोई आके बैठना है तो खामोशी से आके बैठ से, शोर ना कर। इसका जो बेसिक ताल्लुक है वो सेक्शन 9 के साथ है। अब सेक्शन 9 के साथ इसका ताल्लुक कैसे है? सेक्शन 9 तो जुरिस्डिक्शन के साथ डील करता है, लेकिन सेक्शन 9 ने ये कहा था कि सिविल नेचर का जो भी मुकदमा होगा सिविल कोर्ट उसको ट्राई कर सकता है, डिटरमिन कर सकता है। साथ उसने कहा कि अगर कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार होगा तो उस सूरत में मुकदमा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ मैंने कल भी क्लियर की थी, आज फिर बता दूं कि सिविल अदालतों में या तो हम कोई प्लेट फाइल करते हैं और एक सिविल मुकदमे का आगाज़ हो जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम वहाँ पे किसी भी मुकदमे के अंदर कोई दरख्वास्त देते हैं। तो जब दरख्वास्त के ज़रिए से अगर कोई रेमेडी मिल सके तो वहाँ पे फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जाता। अगर दरख्वास्त के ज़रिए से कोई रेमेडी मिल सकती हो तो उसके ऊपर फ्रेश सूट फाइल। अच्छा, अब जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको ये आगे को बैठते जाए ना, ताकि दूसरे बंदे उधर बैठ जाएगा, आप आगे से शुरू करें बैठना। तो उसमें क्या चीज़ है? उसमें पहले तो आपको ये फ़र्क पता हो कि दरख्वास्त क्या है और सूट क्या है। सूट तो किसी मुकदमे को ज़ीरो से स्टार्ट करने का नाम है कि हमारे पास जब कोई कॉज ऑफ एक्शन आ गया और कॉज ऑफ एक्शन के बाद आने के बाद हमने क्या किया, कोई दावा ड्राफ्ट कर लिया, और दावा ड्राफ्ट करने के बाद हमने एक मुकदमा ज़ीरो से स्टार्ट कर लिया। जब हम किसी मुकदमे को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा दावा, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? प्लेट से स्टार्ट होता है। फिर उस दावे के अंदर अगर हमें कोई किसी किस्म का कोई है रिलीफ चाहिए, या कोई अपनी एक ऐसा जो हमारा मौक़िफ़ है जो हम अदालत तक पहुँचाना चाहते हैं, तो फिर मिसलिनियस एप्लीकेशन दी जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की। तो किसी भी सिविल अदालत के अंदर या तो क्या फ़ाइल किया जाता है? सूट फाइल किया जाता है, या एप्लीकेशन। तो सूट का तो मतलब है किसी मुकदमे का ज़ीरो से चलना, और ज़ीरो से चलने का मतलब क्या है कि जब भी कोई सूट फाइल होगा, प्लेन फाइल होगी, रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, इशू फ्रेम होंगे,
इशू फ्रेम होने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट आएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट आने के बाद जजमेंट आएगी। और ये प्रोसेस पाकिस्तान में हो सकता है कि 4, 5, 10, 15, 20, 25 साल इस पे लग जाए। तो अब कुछ ऐसे मौके हैं जहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने कहा कि यहां पर फ्रेश सूट फाइल नहीं हो सकता। आपने अगर रेमेडी लेनी है तो आप दरखास्त से ले लें। तो फिर दरखास्त और फ्रेश सूट में फाइल फ़र्क क्या है? फ्रेश सूट में तो पूरे स्टेप्स होंगे और दरखास्त में अदालत के इख्तियार है कि उसको 1-2 हेयरिंग में कंक्लूड करके मामले को वहीं पे क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ने यह कहा कि अगर कोई फ्रॉड हो जाए, मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए या इसके अलावा कोई वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से आपके खिलाफ कोई डिक्री ऑर्डर या जजमेंट पास हो जाए तो फ्रेश सूट फाइल नहीं करेंगे। मिसाल इसकी मैंने कल भी दी थी, अभी दोबारा दे देते हूँ कि अगर आप घर से बाहर, पाकिस्तान से बाहर चले गए, किसी शख्स ने क्या किया, किसी शख्स ने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उसके हवाले से अदालत में कोई मुकदमा लगाया, आप थे नहीं, तो फ्रॉड के ज़रिए से, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के ज़रिए से आपके ख़िलाफ़ उसने अदालत से फ़ैसला ले लिया। जब आप वापस आए तो आपको पता चला आपकी ज़मीन पर तो कोई कब्ज़ा कर चुके हैं। तो क्या अब आप इस कब्ज़े को ख़त्म करवाने के लिए नया मुकदमा हासिल करेंगे? इनफैक्ट आपका मकसद क्या है? उस डिक्री को सेट असाइड करवाना जो फ्रॉड के ज़रिए से क्या की गई है, हासिल। तो नया मुकदमा फाइल करेंगे, दोबारा से मुकदमा चलेगा। लिहाजा सीपीसी कहती नहीं, नया मुकदमा फाइल यहाँ पर नहीं करना, 12(2) लगा दे। और अदालत, उस अदालत, किस अदालत? जिसने वो ऑर्डर पास किया। अगर वो सिविल कोर्ट है तो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी अदालत, ये नहीं कहा कि कौन सी अदालत, जो भी अदालत, जिस अदालत ने वो फैसला किया है उस अदालत में आप जाकर 12(2) की दरख्वास्त लगा दें। तो जब 12(2) की दरख्वास्त लगाएंगे, अब यहाँ पर कुछ जजमेंट्स मैंने कल शेयर की थी कि दर हकीकत ये 12(2) की दरख्वास्त एक मुकदमे की तरह ही चलती है, बट अगर कोर्ट इसको परसू करना चाहे और वो ज़रूरी समझे तो इशू भी फ्रेम कर सकता है। तो अगर जनरल पूछा जाए कि 12(2) में कोई इशू फ्रेम होते हैं और 12(2) भी जब एक सूट की तरह चलती है तो ये भी काफ़ी टाइम ले जाती है। तो 12(2) में क्या होता है, इशू फ्रेम किए जाते हैं अगर अदालत ज़रूरी समझे तो, अगर ना समझे तो इशू फ्रेम नहीं किया जाता। इशू फ्रेम होता है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एडिशनल एविडेंस भी कॉल किया जाता है और आखिर पे अदालत अपना फैसला सुनाती है। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 12(2) एडमिटेड है तो इसका मतलब है कि वाकई वो डिक्री ऑर्डर जजमेंट क्या थी, फ्रॉड के ज़रिए से हासिल की गई थी। अब यहाँ पर लिमिटेशन की अगर हम बात कर लें तो बड़ी क्लियर सी बात है। लिमिटेशन एक्ट कहता है सेक्शन 18 कि फ्रॉड की सूरत में कोई लिमिटेशन पीरियड है ही नहीं। वेट इट कम्स इनटू योर नॉलेज, उसके बाद 3 साल टाइम है इसका। तो अगर आप 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको पता चलता है, अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में रह रहे हैं और कोई बंदा आपका घर अपने नाम पर लगवा लेता है और आपको पता ही नहीं चलता। हम कौन सा अपने घरों की जाकर रजिस्ट्रियाँ चेक करते हैं या अदालतों में जाते हैं या पटवारी के पास जाके, जब हम एक पीसफुल तरीके से रह रहे हैं हम तो ऐसा कोई नहीं करते। तो आपको पता ही 15-20 साल बाद चला कि किसी ने फ्रॉड के जरिए से आपके घर अपने नाम पे लगवा लिया, कोई और ऐसा फैसला आपके खिलाफ हासिल कर लिया है, कोई रिजेक्टमेंट पिटीशन लगा दी है, कोई और ऐसी चीज़ है। तो जब आपको पता चलेगा ये 12(2) की दरख्वास्त उसके बाद होगी। ड्राफ्ट करने का तरीकाकार बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि मैंने कहा है कि 12(2) की दरख्वास्त भी सिविल सूट की तरह चलती है। किसकी तरह चलती है? सिविल सूट। इसकी ड्राफ्टिंग बाकी दरख्वास्तों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि बाकी जो हम दरख्वास्त देते हैं, 14(5) की दरख्वास्त, जो अल्ट्रेशन या स्ट्राइकिंग आउट ऑफ इश्यूज़ की दरख्वास्त हो गई, या अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की दरख्वास्त हो गई, या कोई और दरख्वास्त, अगर हम आर्डर 39 रूल 1-2 की दरख्वास्त की बात कर लें, बाकी जो दरख्वास्तें हम प्रैक्टिस में देते हैं वो बहुत शार्ट होती है। 4-5 से ज़्यादा पैराग्राफ उसमें नहीं होते, उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं लिखी जाती, उसमें कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा जाता। बट क्योंकि 12(2) की दरख्वास्त जस्ट लाइक आप सूट की तरह इसको लेकर चलते हैं, तो लिहाजा इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर भी क्या होता है, हम कॉज ऑफ एक्शन भी लिखते हैं, हम इसकी जुरिस्डिक्शन भी लिखते हैं, ताकि अदालत को ये सारे मामला समझने में मदद मिले। तो कल हमने इसको ड्राफ्ट करना सीखा कि उसी अदालत के नाम पे ड्राफ्ट की जाएगी जिसने वो फैसला किया है, और टाइटल में उसी फैसले का हवाला दिया जाएगा जिसको आप क्या करने जा रहे हैं, चैलेंज करने जा रहे हैं। और अगर आप कहते हैं जी फ्रॉड है,
तो खाली ये लिख देना काफ़ी नहीं है कि फ्रॉड हुआ। आप अगर फ्रॉड की प्ली ले रहे हैं तो बताना है कि फ्रॉड किस तरह हुआ, इसने कैसे फ्रॉड किया। खाली लिख देना काफ़ी। अगर जैसे आप शायद कह रहे थे कि सर 12(2) तो खारिज हो जाती है, वो उसलिए खारिज हो जाती है कि जब आप उसके ड्राफ्ट पे लिखते हैं जी कि फ्रॉड हो गया, ऑर्डर को सेट असाइड करें। ओ भाई, फ्रॉड क्या हुआ है, इसने किस तरह फ्रॉड किया है? क्या आपसे राइट टू सू छुपाया है? क्या आपका एड्रेस गलत लिखा था? अगर गलत लिखा था तो आपको आज कैसे पता चल गया? गलत लिखा था तो क्या आपका एड्रेस चेंज था? क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? क्या कोई बात ऐसी हुई है? और फिर मजीद वो चीज़, उसके ऊपर आपका कोई हक बनता है या हक नहीं बनता। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप किसी भी बात को साबित नहीं कर सकते। तो क्या हो गया जनाब, यहाँ पे 12(2) के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, और ये बड़ी कॉमन आपकी एप्लीकेशन है। इसका मकसद क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकना, ताकि अदालतों में मुकदमात का ढेर ना लग जाए। एक ही मौजू पर नहीं तो मुकदमात क्या हो जाएंगे, ढेर उसका लगता चला जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जैसा कि हमारा हर सेशन का मकसद क्या होता है कि हम बच्चों को कुछ प्रैक्टिकली सिखाएं, तो इस मकसद के लिए आज भी हम इस एप्लीकेशन को प्रैक्टिकली थोड़ा सा आर्ग्यू करना, क्योंकि इसमें अभी तक हम बच्चों को सिखा नहीं रहे, सिर्फ हम नेचुरल चल रहे हैं कि देखें कि पहले बच्चे करते क्या है। ये वो फेज़ है कि जिसमें, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारे सिविल प्रैक्टिस कोर्स का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था कि जिसके अंदर हमने ड्राफ्ट करना सिखाया। आज ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है। फिर आगे फर्दर कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो साथ साथ ये बच्चे गलतियां करते जाएंगे, तो उसमें क्या है, मैं आपको बताता भी जाऊंगा, सिखाता भी जाऊंगा कि वहाँ पर आपने किस तरह बात करनी है। शुरू करने से पहले एक चीज़ जहन में रखें, अदालत के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है, एक तो मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ कि यार सामने बैठा हुआ जज भी इंसान है, वो कोई बंदे तो कोई नहीं खाता। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की, डर किस चीज़ का? आवाज़ लड़खड़ा रही होती है, टांगें कांप रही होती है। मेरे ख्याल में आप लोगों में से इंक्लूडिंग जब मैं भी गया था स्टेज पर तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये डर है किस चीज़ का डर? इस डर को ख़त्म कैसे किया जाए? इस डर को ख़त्म करने का एक ही हल है, और वो है स्टडी करके जाए। और दूसरा, कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि आपने अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो अपने बाकी खर्चे खाने पीने के थोड़े कट कर ले, पर अपनी यूनिफॉर्म इसको अप टू डेट कर ले। जब भी आप किसी नए जज के सामने पहली बार जाएंगे, उसको नहीं पता कि आप पराडो पे आए हैं, किस गाड़ी पे आए हैं, बट उसको ये पता है कि जिस लिबास में आप खड़े हैं, अगर आपकी टाई यूं करके लगी है और आपको पता ही नहीं कि टाई लगानी कैसे, और कॉलर अगर मैला कुचैला है, या अगर आपका जो कोट है पता चल रहा है कि जनाब ये सदियों से ना धुला है ना कुछ और है, या अगर आप फीमेल है और आपका ड्रेस इस किस्म का है कि जिसमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये बंदा जो है इसका ड्रेस वगैरह बता रहा है कि ये इस पर कोई वर्क करके नहीं आया, तो अगर ये अच्छा वकील होता, कोई थोड़ा सा बेहतर इसकी प्रैक्टिस चल रही होती, तो ये अच्छे तरीके से आता है। ये माइंडसेट पहले नंबर पे देखा जाता है। एक जनरल सी बात, आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, आपने कभी नहीं नोट किया क्लास के अंदर कि अगर कोई बच्चा एक वेल ड्रेस है, अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, तो टीचर भी उससे बात करते हुए थोड़ा सा लिहाज कर जाता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा हो तो उसको होना नहीं चाहिए ऐसा, बट होना चाहिए भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस चीज़ ही ऐसी है कि इसमें पहली चीज़ है कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखना। एक सवाल हर बंदा कहता है, सर बैरिस्टर कैसे तरक्की कर जाते हो? तो यार वो अप टू डेट रहते हैं, वो इसलिए तरक्की कर जाते हैं। आप कभी किसी बैरिस्टर को लूज ड्रेस में हरगिज हरगिज नहीं देखेंगे। तो पहली चीज़ है आपका यूनिफॉर्म। दूसरी बात है, जब आप गए हैं तो आपका बोलने का तरीकाकार कभी भी ब्रीफ के बगैर नहीं जाना। जब आप ज़बानी कलामी जाएंगे तो आप मार खा जाएंगे। ब्रीफ का मतलब क्या है कि उस दिन का जो आर्ग्यूमेंट, उस दिन की जो डिस्कशन, बहस जो आपने कोर्ट के सामने प्रेजेंट करनी है, जो वकील अपना ब्रीफ खुद बनाता है, वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। तो आपने अपना ब्रीफ क्या करना है, खुद बनाना है। ब्रीफ आपके पास हो, और फिर उसके बाद जब आपने इस चीज़ को स्टार्ट करना है तो आपका लहजा, बोलने का स्टाइल ही बता देगा कि आप किस लेवल की तैयारी करके आए हैं और आपको रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट के साथ डिस्कशन, जो हार्श डिस्कशन है, ये कभी नहीं होती। बट अदालत में अक्सर ये होता है कि जज सब मूड में होते हैं कि आपको कोई रिलीफ दे, बट वो ये भी चाह रहे होते हैं कि आप उसको आर्ग्यू करके लें। तो आपने उसको जब आर्ग्यू करके लेना है तो पहली बात पे अगर कोई कह दिया जाता कि नहीं जो रहने दे, तो
तो इस रहने दे पे अगर आप सॉरी करके पीछे हट जाएंगे तो आपका क्लाइंट तो आपको खा जाएगा। तो आपके पास हमेशा अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि अगर एक बात पे कोर्ट ने कहा नहीं ये बात नहीं बनती तो आप दूसरा आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे, नहीं बनती तो आप तीसरा आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे, नहीं बनती तो आप चौथा आर्ग्यूमेंट पेश करेंगे। और अगर आप किसी केस में, वैसे तो ये माल प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लीगल एथिक्स है वो ये कहती है कि जब कोर्ट केस कॉल करे हेयरिंग के लिए तो आपको जाकर अदालत में उसको फेस करना है। बट इन केस अगर आप किसी ऐसी पेशी में समझते हैं कि आप बाकायदा उसको तैयार नहीं कर सके तो आप एडजमेंट सीख कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत होगी एडजमेंट सीख करना तो फिर कोर्ट भी आपको नहीं देगा। इसमें आमतौर पर होता क्या है, सबसे पहले तो यही है, जब 12-2 अदालत में आती है तो आने के बाद अगर अदालत को लगता है कि मेंटेनेबल है तो समन चले जाते हैं, नोटिस चले जाते हैं। जब डिफेंडेंट आता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको क्या की जाए, इसकी कॉपी। तो पहली पेशी पे तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट नहीं होता। अगर आपको कॉपी नहीं दी गई तो सबसे पहले आपका क्या है कि जनाब मुझे कॉपी नहीं दी गई, लिहाजा मुझे क्या दे दी जाए, कॉपी दे दी जाए। कॉपी के बाद अगली पेशी पे हम इसको क्या कर लेंगे, आर्ग्यू कर लेंगे जनाब, इसका जवाब दाखिल कर देंगे। तो अगर कॉपी मिली हुई है और जवाब आया हुआ है और फिर भी तैयारी नहीं की, क्या फिर भी कोई बहाना शहाना है, फिर खुद मत जाए, यही हो सकता है, किसी और को भेज दे, टांग टूट गई है सीनियर की, हाई कोर्ट में है, बिजी है इसलिए। लेकिन ये अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस और आदत बना लेंगे कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस में, मतलब ये आपके पास ऑप्शंस है ज़रूर जिनको आप प्रैक्टिस में अवेल कर सकते हैं कि अगर आप तैयार नहीं है तो खुद जाएंगे तो लाजमी तौर पे वहाँ पर जज सब्सिड भी कर सकते हैं कि जनाब आप इसको क्या करें। लेकिन अगर आप खुद जाकर कह दें कि जनाब मसला ये है कि मैं फ़लाँ जगह पे बिजी था या कोई ऐसी मेरी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं इस केस को तैयार नहीं कर सका, तो नेक्स्ट हियरिंग आप दे दें, हम इंशाल्लाह उस पर इसको आर्ग्यू कर लेंगे। तो एक आप एडजर्नमेंट कोर्ट आपको दे देती है, इसमें कोई इतना वो नहीं होता कि अदालत जिद करके बैठ। बट जब ये एडजर्नमेंट हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि अदालत इरिटेट होकर आपका रिलीफ जो है वो उसको कट कर सकती है, आपका जो राइट टू डिफेंड है उसको क्लोज कर सकती है। अगर मैं आपको असली प्रैक्टिस बता देता हूँ, असली प्रैक्टिस है राइट टू डिफेंड क्या हो गया, क्लोज हो गया, फिर दोबारा रेस्टोरेशन की आप क्या दे दें, दरख्वास्त, तकरीबन हो ही जाती है। अदालत ना करे तो ऊपर, नहीं तो हाई कोर्ट तो बैठे इस काम के लिए कि सुन लो। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में केसेस के लेट होने की सबसे बड़ी वजह अगर आप कभी इसको प्रैक्टिकली इवेल्युएट करेंगे तो हाई कोर्ट है। रीज़न कि कितने ही ऐसे मुकदमे हैं जो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थे कि उनको रिस्टोर करके रिमांड करके दोबारा सुना जाता, हाई कोर्ट क्या करता है, वापस कर देता कि जी सुन ले, कोई नहीं, सुने बगैर किसी को कंडेम नहीं किया जा सकता। और ये तो देखें 1 साल उसने सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जजमेंट लिया कि मैं जवाब देता हूँ, फिर भी सुन ले, वापस आ गए, फिर भी सुन ले, मिसाल फिर चला गया, फिर दोबारा क्या हो गया, अदालत ने उसको फिर डिसमिस कर दिया, राइट क्लोज कर दिया, फिर आप किधर चले गए, फिर ऊपर। और होप्स हो फिर भी आप क्या होगा, वहाँ से अदालत आपको वापस कहेगी कि जाए चले जाए। तो मतलब ये आनियाँ जानियाँ इस वजह से हमारे मुकदमे। और इसमें अक्सर वकला की मैं गलत सोच देखता हूँ जो इस चीज़ को सही समझते हैं कि जी शायद अगर हम ये मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास मुकदमे नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदो, अगर मुकदमे एक्सपीडाइटली होंगे तो ज़्यादा मुकदमे आएंगे। अब कोई भी बंदा बैठे हुआ सिविल में आप पर, यानी कि अदालतों पर ट्रस्ट नहीं करता कि 25 साल मुकदमे को कौन खार होकर काटेगा, दफ़ा करो। अक्सर रिलीफ ऐसे ही चले जाते हैं। अगर किसी को पता हो कि 2-3 महीने में मेरा केस हो जाना और मुझे रिलीफ मिल जाना है और साल के अंदर अंदर मामला कंक्लूड हो जाएगा, तो लोग अपनी बातें बाहर हल करने की बजाय सब के सब कहाँ पे आ जाएंगे, अदालतों के अंदर आ जाएंगे। अगर ये सिस्टम एक्सपीडाइट होगा तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो खैर, आज कौन सी स्टेज है जनाब, 12-2 की एप्लीकेशन भी आ चुकी है हमारे पास और उसके बाद उसका जवाब भी आ चुका है। माइक आप अपने सामने रख लें ताकि जो बंदा बात करेगा, कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दरमियान में रखते सेंटर में, कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जनाब हमारा, इसमें जो पिटिशनर है वो कौन है, रिस्पोंडेंट को कौन कर रहा है। जी जनाब, एप्लीकेंट्स को रिस्पॉन्ड मैं कर रहा हूँ सर, और स्टार्ट करें जनाब। फिर ये ऑनरेबल एक्स पार्टी जो जजमेंट डिग्री डेटेड 12/10/2009, ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट था और ये इसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। जो प्रेजेंट एप्लीकेंट्स हैं इनका प्रीडिसेसर वो 12/3/1992 को फौत हो गया था। इसके अलावा अब देखें, यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, क्या ये एक नेचुरल वे में बोल रहे हैं या रुक रुक के बोल रहे हैं? नेचुरल वे लग रहा है कहीं से, ब्रीफ नहीं है।
अगर आप ये प्रैक्टिस में कोई चीज़ याद करने वाली है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है कि जनाब आपने जाकर, या मैं आपको कई बार समझाता हूँ कि टीचर का काम है रट्टा लगाना। आप एक एक लफ्ज़ लिख लें, सामने रखो होगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ के बोल सकते हैं जब आप लिखी हुई चीज़। और अगर आप इस तरह करके, अगर आप प्रैक्टिस में काफ़ी हो चुके हैं, काफ़ी ऐसा आपको आज का, फिर आप कोई मसला नहीं, फिर आप इसको कर सकते हैं। बट अगर आप यंग लॉयर हैं, क्योंकि हमारा मकसद इस केस में क्या है, इन सारे मामलात में यंग लॉयर्स को सिखाना, तो आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी लिख कर चले जाएं, कोई मसला नहीं। आप अपने सामने लिख कर रखें और आप उसको पढ़ के बताएं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब भी आप इसको आर्ग्यू करेंगे, 12-2 को आर्ग्यू करेंगे, किसी ना किसी डिग्री ऑर्डर जजमेंट को आप क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो आप सबसे पहले बताएंगे जनाब ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये फला डिग्री के खिलाफ। अब इसको जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा पेट से आवाज़ निकालो, जोर लगा के निकालो, पता चले कि जनाब नाम क्या है, रिजवान। रिजवान। थोड़ा सा जोर लगा के बोलो दोबारा। जी ऑनरेबल। 12/10/2009 की ये एक्सपर्टी ऐसे डायरेक्ट शुरू करो, जनाब जरूब नहीं कहना कोई। और जितना हमारी अदालतें हैं, जितना हुजूर कहोगे, जितना जनाब कहोगे, जितना झुकोगे, उतना ज़्यादा क्या मिलेगा। अब मैं कुर्सी पे बैठ गया तो थोड़ा सा, मैंने तो बड़े पैसे लगा के कुर्सी बनवाई है, तो जोर लगा के कुछ जनाब से शुरू कर। जी ऑनरेबल। 12/10/2009 की फिर जनाब कोई लिखे, ऑनरेबल सरकार। और वो तो मुक गया ना, पिछली बात होगी, अब शुरू कर जनाब। जनाब 12/10/2009 की ये एक्स पार्टी इम्प्यून डिग्री है जो चैलेंज कर रहा हूँ मैं। और इसके जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि प्रीडिसेसर जो है एप्लीकांट्स का वो 1992 में फौत हो गया था। उसके जो लीगल हेयर्स थे उनमें से उसकी जो बेवा है वो भी 7/11/2000 को, और जो जान मोहम्मद उसका बेटा था वो 30/5/2019 को फौत हो चुका है। ये जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है 112 कनाल 14 मरले है, और ये सिचुएटेड है मौज़ा किरका तहसील कैंट डिस्ट्रिक्ट लाहौर में। इसके ऊपर 23/11/1993 को इनहेरिटेंस म्यूटेशन हो गया था। तो उसके बाद जब ये जान मोहम्मद फौत हुआ है, उसके बाद एप्लीकेंट नंबर 1 जो है उसकी लीगल हेयर है, सोल उसकी लीगल हेयर है, वो यहाँ अपनी जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस करवाने के लिए पटवारी के पास आती रही। लेकिन पटवारी जो है वो लेतोलाल से काम लेता रहा, और कुछ अर्सा पहले 2 वीक्स पहले उसने ये बताया कि जो मैं आपका इनहेरिटेंस जो है वो म्यूटेशन नहीं कर सकता क्योंकि आपके अगेंस्ट एक डिग्री जो है वो पास हो चुकी है। उसके बाद हम हैं वो गए 13/11/2021 को हमने इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ इस डिग्री की, जो कि 15/1/2008 को सूट जो फाइल किया गया था उसकी हमने अप्लाई की और वो हमें 22/11/2021 को मिली हैं। इसमें एक एग्रीमेंट था जिसमें ये इम्प्यून्ड प्रॉपर्टी जो है वो 4,75,000 में 1990 में ये ग़ुलाम मोहम्मद ने ख़रीदी थी, ग़ुलाम मोहम्मद से अला यार ने ख़रीदी थी, और 50,000 रुपये अर्नेस्ट मनी के तौर पे उसको दिया था। अब 15/1/2008 को इसमें फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, और उसमें इंटरिम इंजंक्शन पास होता है, और उसके साथ ही समन नोटिस जो हैं वो भेजे जाते हैं जिसके ऊपर रिफ्यूज़ल ऑफ सर्विस की रिपोर्ट आती है, और वो डिफेंडर नंबर 2 to 5 के अगेंस्ट आती है। लेकिन डिफेंडर नंबर 1 जो है उसके अगेंस्ट ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आती। नेक्स्ट डेट पे जो ऑनरेबल कोर्ट है वो फिर से ऑर्डर करती है कि आप एक तो पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर करें और साथ ही TCS के ज़रिए जो समन्स हैं वो दोबारा सर्व करें। 20/3/2008 को डेली जिना लाहौर के जो ये न्यूज़पेपर है इसके तहत, इसके ऑर्डर के तहत डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, और जो बेसिक जो साथ आया था AD के ज़रिए और TCS के ज़रिए जो डिफेंडेंट्स ने समन्स भेजने थे उसकी कोई रिसीट नहीं आती। इसके अगेंस्ट जो मेरी ग्राउंड्स हैं कि इसको क्यों सेट साइड किया जाए, उसमें सबसे पहली ग्राउंड है कि इसमें फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, और समन नोटिस जो हैं वो डिफेंडेंट्स को सर्व ही नहीं हुए। ये अमले के साथ साजबाज होकर इन्होंने किया, क्योंकि जो इन्होंने जब ये कहते हैं कि जो डिफेंडर नंबर 1 है उसके नॉलेज में ये चीज़ आ गई होगी क्योंकि वो फैमिली की मेंबर है, तो बड़ी हैरानी की बात है कि जो डिफेंडर नंबर 1 है वो 7/11/2000 को फौत हो चुकी है। मुकदमे के दायर होने से 9 साल पहले वो फौत हो चुकी है। तो ये एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के ज़रिए इनको ये पता था, और इन्होंने जानते बूझते इसको शामिल अंदर मुकदमे के किया और उसके लीगल हेयर्स को अंदर शामिल नहीं किया ताकि डिफेंडर नंबर 1 के अगेंस्ट ये फ्रॉडुलेंटली एक्स पार्टी डिग्री ले सके।
उसके नेक्स्ट क्लॉज में इन्होंने कोई भी जो टीसीएस का जो ऑर्डर हुआ था ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, ना तो उस टीसीएस की कोई रिसीट्स कोर्ट में सबमिट करवाई हैं, ना ही कोई समन नोटिस जो है उसकी कोई रिपोर्ट आई है, सिर्फ न्यूज़पेपर के बारे में आई। और उससे बढ़ के जो ऑनरेबल बात हुई है वो ये है कि जो डेली जिना है वो सिर्फ लाहौर का लोकल न्यूज़पेपर है, जबकि जो एपिलांट्स प्रेजेंट एपिलांट्स और डिफेंडेंट्स जो उस सूट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल के रहने वाले हैं, उन तक तो ये सर्विस पॉसिबल ही नहीं। उसके अलावा इसमें ऑनरेबल ऑर्डर 5 सीपीसी की जो है वायलेशन है, इसमें समन्स हुए, समन्स के बाद फिक्सेशन ऑफ नोटिस होने चाहिए थे जो कि नहीं, और जो अखबार था वो भी लोकल था, वो भी इस तरह का नहीं था जो कि मुझे रिसीव होता। एक्स पार्टी डिग्री के अलावा जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे भी क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि ना तो इसमें कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की, ना ही इसमें जो डेट ऑफ परफॉर्मिंग है उसका कोई बताया गया है, ना ही इसमें डेट ऑफ पेमेंट के बारे में कोई बात की गई। तो अब इनकी जो इसके अगेंस्ट जो ग्राउंड्स हैं उसमें सबसे पहले तो सेक्शन 10 में जो पैरा नंबर 10 मैंने जो लिया उसमें मैंने ये कहा कि जो एडीज टीसीएस के ज़रिए ऑर्डर की गई थी उसके बारे में मैंने कहा कि ऑर्डर कोर्ट ने 23/2008 को ये ऑर्डर किया कि टीसीएस सर्विस के ज़रिए नोटिस भेजे जाएं, जिसका इन्होंने अवेसिव डिनाइल दिया, और अवेसिव डिनाइल जो है वो अमाउंट ऑफ एडमिशन है। उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा, उन्होंने न्यूज़पेपर को कहा कि ठीक है करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ न्यूज़पेपर, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट जो एडीज़ के बारे में, जो टीसीएस के बारे में जिक्र है उसके बारे में कोई बात नहीं। सेकंड वो ग्राउंड्स में जो ग्राउंड में जो मेरी पहली ग्राउंड फ्रॉड और जो दूसरी मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि एक तो डेट ऑफ नॉलेज का इन्होंने एतराज़ किया, वो मैंने क्लियरली अपने पैराग्राफ नंबर 5 और 6 में बता दिया है कि पटवारी के पास जाने के बाद जो प्रोसीजर हुआ वो बता दिया है। सेकंड वो कहते हैं कि जो ये 12/2 इसमें मेंटेनेबल नहीं, इसमें 9/13 आनी चाहिए। उस पर ऑनरेबल मेरे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस लाज हैं। 2003 SCMR 1300 और 2014 CLC 914 इसमें कहते हैं कि जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर 9 रूल 13 CPC बाय द कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कोई इशू आएगा तो उसमें इसको कंसीडर किया जा सकता है 12/2 को 9/13 के तहत। कैसे कंसिडर कर लें वकील साहब? अपने दावे का आप ज़रा टाइटल तो पढ़ लें, दरख्वास्त का टाइटल पढ़ें, कैसे कंसिडर करें? ऑनरेबल जब कई बार आपने हमें कोई कहा है कि हम इसको कंसिडर करने के लिए कोई हमें जो प्रोविज़न करती है, इनेबल करती है, आपने दी है वो? मुझे तो नहीं दी ना, तो फिर इस बात को आप रहने दें। यहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूँ, जब भी आप 12/2 की दरख्वास्त लगाएं तो ऐसा पॉइंट आ सकता है। जब भी कोई ऐसा पॉइंट आए तो हमेशा 12/2 की जो दरख्वास्त है वैसे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ रेड विद 151 करना, क्योंकि जब भी कोई ऐसा काम, कई बार नहीं लिखा हुआ कि कोर्ट ऐसा काम, अब यहाँ पे आपको 151 की समझ आएगी। 151 कहाँ पे होता है सीपीसी का, कि जहाँ पर कोई चीज़ सीपीसी में नहीं लिखी हुई और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, अगर कोई चीज़ ज़रूरी हो तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है, कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या 12/2 होगी या 9/13 होगी? 9/13 का तो टाइम ही गुजर चुका है। 9/13 कहाँ से आएगी? 9/13 टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री तो है, ऑल दो एक्सपेडाइट रेमेडी वही है, फर्स्ट रेमेडी वही है, लेकिन वो रेमेडी अवेल होगी अगर 9/13 का टाइम होगा। एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ अंडर सेक्शन 96 आप अपील भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है ना अपील के अंदर, अगर हम 96 पढ़ें तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे 8 साल गुजार चुके हैं अपील का, या एक्स पार्टी डिग्री के लिए 9/13 का टाइम क्या हो चुका है, अब बनती ही क्या है यहाँ पे आपके बेटे जो आर्ग्यूमेंट बनता है वो क्या बनता है? तो आप इस आर्ग्यू को कैसे करेंगे कि जी इधर बनती ही 12/2 है, क्योंकि वो टाइम तो, क्योंकि यहाँ पे हुआ है फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑफ हुई है फैक्ट, राइट टू सू छुपाया गया है, जो एड्रेस था वो एड्रेस इन लोगों ने सही नहीं लिखा, तो लिहाजा यहाँ पे फ्रॉड। इवन देन, फिर इसमें अगली बात होती है कि जनाब इवन देन अगर हुजूर को ये लगता है तो 151 हमने उसमें दे दिया, आपको ये इनेबल करता है कि अगर हुजूर आप इस हवाले से इसको कन्वर्ट भी करना चाहे तो आप कन्वर्ट करें, लेकिन हो नहीं सकता। तो इस बात को आपने इस तरह करके, यहाँ पे 151 लिखा हुआ है ना, ये साफ एप्लीकेशन
वो अलग चीज़ की एप्लीकेशन, वो मैं वो अलग चीज़ के छोड़ इस पे दें। नहीं जी आपकी बात खत्म होगी अभी? इसमें सर एक लास्ट वकील साहब बात खत्म होगी, कुछ और है? एक लास्ट पॉइंट रह गया इसमें, ये कि इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने जो डेथ ऑफ डिफेंडर नंबर 1 है वो छुपाई है। सेकेंडली इन्होंने कोर्ट ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं की, और उसमें उन्होंने जो सर्विस ऑफ समन जो है वो हुई नहीं है उसको भी छुपाया। कोर्ट में उसका TCS की कोई रिसीट नहीं थी। तो इस पे 2003 SCMR 1050 है कि कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट जो है वो फ्रॉड है। ये क्या कहते हैं? जी सर, आई एम पहले हियर ऑन अपना बेटा बिहाफ तारफ़ ऑफ करवा दें कि आपको रिस्पोंडेंट्स। का नाम क्या है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी तो पता चले ना। सर मेरा नाम है हाफिज़ा समरा भट्ट एंड आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। सर पहले मैं कुछ बात करूंगी एप्लीकेशन की टेक्निकलिटीज़ पे। कुछ चाय शाय पिए थोड़ी देर पहले? नहीं सर। तो फिर मैं करूँगी, सही तरह बात करो। जी सर। हाँ, जोर लगा के बात करो। सर सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एप्लीकेशन की कुछ टेक्निकलिटीज़ पे, क्योंकि ये मेंटेनेबल इसलिए भी नहीं है कि इसमें ना तो ऑर्डर 6 रूल 15 की इसमें वायलेशन की गई है, इसमें वेरिफिकेशन को ऐड नहीं किया गया, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट को अटैच नहीं किया गया। तो सबसे पहले मेरा जो आपसे रिलीफ मैं मांगूंगी वो ये कि इसको इसी बेस पे ही खारिज हो जाना चाहिए। सेकंड बात सर, अगर हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन के कंटेंट्स की तरफ, वकील साहब कहते हैं कि और हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1990 में हुआ था। सर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो सेल थी परचेज़ थी वो उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और सूट फाइल होता है कोर्ट में 2008 के अंदर, 15/1/2008 में। उस केस की जितनी भी प्रोसेस थे, समनिंग थी, न्यूज़पेपर था, वकील साहब ने उसके ऊपर काफ़ी बहस की है। वो समनिंग जब उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है सर, वो ज़िला गैर में आता था। पहले वहाँ पर इनकारी की रिपोर्ट आती है कि पार्टी ने फ्लैटली रिफ्यूज़ किए हैं सम्मन जो थे वो वसूल करने से। जो नुमाइंदा कोर्ट था उसने उसकी रिपोर्ट जो है नोटिस की बैक पे लिखी है, वो मैंने कोर्ट में पेश कर चुकी हूँ। सर दोबारा नोटिस और TCS का ऑर्डर होता है और वहाँ पर वसी आबादी की रिपोर्ट आ जाती है, जो कि इनके जो पार्टी है वो मेलाफाइडी होके अमले के साथ साजबाज होके पैसे ले दे के उसने जो है वो रिपोर्ट गलत तरीके से करवाई है। तीसरी बात ये सर कि जब न्यूज़पेपर का ऑर्डर हो गया वो डिनाइल के बाद होता है, फिर आया कि वो लोकल न्यूज़पेपर था या कि वो एक इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़पेपर है, वहाँ तक तो कोर्ट्स नहीं जाती। जो उस टाइम पे कोर्ट में अवेलेबल सर्विस होती है उसी न्यूज़पेपर को जो है वो यूज़ किया जाता है और नॉर्मली वो न्यूज़पेपर सब छोटे शहरों में पहुँच जाते हैं। तो सर इस बेस पे ये कहना कि जी ये जो एप्लीकेशन है इसको एक्सेप्ट किया जाए कि हमारे पास सर्विसेज पूरी नहीं हुई, हमें पब्लिकेशन का नहीं इल्म हुआ, तो ये सारी बेसलेस हैं और ये लेम एक्सक्यूज़ हैं। सर मैं जो इसके एक्चुअल कंटेंट्स हैं उनकी तरफ आऊँगी कि जो अल्लाह यार है, जो रिस्पोंडेंट है जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसने ये ज़मीन जो है ये आज से 6-7 साल पहले सेल कर दी हुई है। जो प्रेजेंट पार्टी है, जो प्रेजेंट परचेज़र हैं, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल में वो नेसेसरी पार्टी थे, उनको यहाँ पर शामिल होना चाहिए था। दूसरी बात सर, जो ताज मोहम्मद है वो फौत होता है आकर 2019 में। 8 साल तक 10 साल तक वो केस के बाद ज़िंदा रहा है। उतनी देर में उसने केस को चैलेंज नहीं किया। वो केस के सारे फैक्ट्स के बारे में कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इस बारे में हर चीज़ के बारे में अवेयर था। जब म्यूटेशन हुई है पटवार खाने में, जब सारे कागजात में रद्दोबदल किया गया है, तो इतना तो उसके नॉलेज में होना चाहिए कि 10 साल में वो एक दफ़ा भी पटवार खाने नहीं गया, क्या उसने अपना जाके रिकॉर्ड चेक नहीं किया, क्या उसके मरने के बाद उसके लीगल हेयर्स वहाँ पर नहीं गए अपना वरासत के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। फिर इतने अरसे के बाद जो है वो आके इसको जो है वो चैलेंज कर रहे हैं, इस डिक्री को, इम्प्यून डिक्री को। और उसके लिए भी सर इनके पास 9/13 का एक फॉर्म मौजूद था, एक रेमेडी मौजूद थी, इन्होंने उसको अवेल नहीं किया। तो लिहाजा इस टाइम पे आके 12/2 का कोई जवाज़ नहीं बनता। दूसरी बात ये सर, वो 10 साल ज़िंदा रहा, उसने इसको चैलेंज नहीं किया, उसकी बेवा ने चैलेंज नहीं किया, उसके लीगल हेयर्स ने चैलेंज नहीं किया इसको किसी भी तरह से। तो इम्प्यून डिग्री जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकती। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी जो है इसके अंदर दोबारा से इसको जो है एप्लीकेशन को एडमिट किया जाए। सर ये फिर नए सिरे से केस शुरू हो जाएगा, इसमें दोबारा से नए फैक्ट्स आएंगे, डिग्री को फिर मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए नए इश्यूज़ फ्रेम करने पड़ेंगे, दोबारा से एविडेंस रिकॉर्ड होगी, तो वो फिर एक लामतनाही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी की जो डील इन्होंने बताई है कि वो हुई थी, वो मैंने 8 से 9 साल पहले जब भी इनके साथ डील की थी
तो तब जो LIR था ये मेरे एग्रीमेंट का जो था एक मार्जिनल विटनेस के तौर पे भी वहाँ पर मौजूद था। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये तब भी उसके बाद प्ली ले सकता था, ये मर गया इसकी औलाद ले सकती थी, लेकिन ऐसा कोई भी वहाँ पर ये नहीं किया गया। इन्होंने कहा जी हमने फैक्ट्स छुपाए गए हैं, इनसे इनके साथ फ्रॉड किया गया है। फिर आज इनको इस केस का कैसे पता चल गया 20 साल के बाद कि जी इनके बारे में कोई केस हुआ था, वो एक्स पार्टी डिक्री हुआ है, फिर ये उस डिक्री के लिए 9-13 में नहीं गए। आज ये 10 साल बाद अपनी 12-2 की एक एप्लीकेशन लेके जो है वो कोर्ट में पेश हो गए हैं, जो कि बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है। और वो मेंटेनेबल इसलिए लिए नहीं है क्योंकि वो लिमिटेशन का जो पीरियड है उसको कवर नहीं कर रही। इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि वकील साहब ने उस लिमिटेशन को कवर करने के लिए कोई भी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले का जो है एप्लीकेशन साथ में नहीं लगाई, जिसके बारे में ये अपने उस लिमिटेशन पीरियड को कवर कर पाते। सर इनके पास नॉलेज में आने के बाद 3 साल का टाइम था, 3 साल के में अंदर ये आ जाते तो इनकी एप्लीकेशन ज़रूर एक्सेप्टेबल होती। मेरा जो है आपसे यही रिलीफ मैं मांगना चाहूँगी कि ये एप्लीकेशन डिसमिस की जाए, क्योंकि एक तो ये टाइम बार्ड है, ये फैक्ट्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग जो इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं और इनके नॉलेज में थी हर चीज़, तो लिहाजा एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाए। जी वकील साहब, एफिडेविट का क्या कहते हैं आप? इसमें ऑनरेबल बेसिकली एफिडेविट का तो बताएं, इसके बगैर हम कैसे सुने? जी ऑनरेबल अक्सर ऐसा हो जाता है ऐसे एफिडेविट के बगैर अगर कुछ हो जाए तो सर नीचे करना पड़ता है। सर नीचे करने पे क्या हो जाता है? सर नीचे करने से क्या हो जाता है कि हुजूर वो कुछ मेहरबानी करें। मसला ये है सर, इसमें वेरिफिकेशन भी नहीं है। इसमें वेरिफिकेशन भी नहीं है, तो उसमें अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इसका हल क्या है? केस ला आप बताएं, केस ला। इसमें सर 2009 SCMR 574 है कि मेयर इरेगुलरिटी जो है वो फैटल नहीं है। फैटल नहीं है, तो इसलिए आप उससे कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं जी ठीक है जी, हम वो क्या करते हैं जनाब, मिस्टेक हो गई है, रह गया, हम जनाब अगली पेशी पे एफिडेविट इसके साथ दे देते। अगली पेशी भी क्या करनी, उसे कहो हुजूर बस सिर्फ दे में अभी एफिडेविट क्या करते हैं, ये जनाब हमारे साथ कौन खड़ा है, एप्लीकांट खड़ा है, पिटिशनर खड़ा है, जनाब हम अभी आपको आज ही अदालत में क्या करते हैं एफिडेविट। तो इसमें कोई नहीं, हुजूर बस सिर्फ ये हो गया तो साथ केस ला, तो ये इस तरह का पक्का होना चाहिए। बट फ़ौरन कि जनाब कोई मसला नहीं, हम जनाब अभी आपको एफिडेविट दे देते हैं। चले आपका एफिडेविट वाला पॉइंट मान लिया, और कुछ चाहिए वकील साहब? उसके बाद ऑनरेबल डेट ऑफ नॉलेज का इन्होंने एतराज़ किया। नहीं कुछ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मेरी काइंडली ये 12/2 जो इस तरह तो है कुछ नहीं मिलेगा। 12/2 पहले दिन से कहाँ एक्सेप्ट होगी? अल्लाह के बंदे कुछ चाहिए में क्या चाहिए होता है, तो उसके लिए 151 लगा के खड़े हो। यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लें, 12/2 में आर्डर 39 रूल 1 तो मैंने कल भी बताया था नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हमने 12/2 में इम्प्यूड आर्डर को स्टे तो करवाना होता है, ठीक है, तो इसमें 151 लगाते हैं इसमें आर्डर, तो क्योंकि आर्डर 39 रूल 1-2 वो एक अलग उसका मामला है, यहाँ पर आर्डर 39 रूल 1-2 नहीं आएगा। तो वैसे इस केस में आप पढ़ेंगे तो हमने तो 151 लगाई थी, लेकिन अगले दिन हम गए थे जज साहब के पास, उसने जो अपना जजमेंट लिखा था उसके अंदर किसी चीज़ का हवाला दिया हुआ है कि आर्डर 39 रूल 1-2 की दरखास्त, वो जो पढ़े पढ़ाए टाइप शुरू होते हैं वो चल जाते हैं। खैर इसमें क्या है कि आपने 151 लगाना है, क्या लगाना है 151। अब जो 151 की दरखास्त होगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आर्डर 39 रूल 1-2 की दरखास्त देते हैं। यहाँ पर आप क्योंकि अब 151 है क्या, ये क्या चीज़ है? क्या कोई बंदा को ताश खेलने वाला है आप में से? किसी को रिम्मी खेलनी आती हो? कभी खेली रिम्मी किसी ने? अजीब लोग पता नहीं किस दौर में रहते हैं, आप लोग मोबाइल वाले दौर में रहते हैं। तो ताश में एक गेम है रिम्मी है, तो उसके अंदर हम वो पंजाबी जो लोग ताश समझते हैं, क्योंकि वकील ज़्यादातर ताश खेलते हैं, उनको पता है जो प्रैक्टिस वाले हैं, 30-40 बनाते हैं, यानी कि या 3 इकट्ठे कार्ड करते हैं या 4 कार्ड इकट्ठे करते हैं, यानी कि 2, 3, 4 का नंबर इकट्ठा कर लिया, या 10, 11, 12 या 8 इस तरह करके नंबर 3 इकट्ठे करते हैं। तो हर गेम के लिए एक ऐसा कार्ड होता है जिसको जोकर डिक्लेयर किया जाता है, और वो किसी भी नंबर की जगह लग जाता है कि जहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर मिसिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7, 8 है, आगे 9 नहीं है, आप गेम डाउन करना चाहते हैं और 9 नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि वो जोकर चाहे वो कोई भी नंबर होगा, वो 2 भी होगा तो वो 9 की जगह पे क्या होगा। तो मैं कहता हूँ 151 CPC का जोकर है, मतलब कि जहाँ पर कानून आपका क्या हो गया खामोश, कोई रिलीफ आपको कहीं से भी नहीं मिलता, वहाँ पे क्या लग जाएगा 151 की दरखास्त लग जाएगी वो रिलीफ आपको देने के लिए। तो इधर भी कौन सी दरखास्त? तो बेटा जब आपने जब भी 12/2 के लिए जाना है तो पहली बात है कि ठीक है आप कह रहे हैं जी डिग्री को सेटिसाइड करें, वो तो इशू फ्रेम होंगे, सोचा जाएगा, किया जाएगा। अगर आपने मैंने तो पूछ लिया क्योंकि मैंने बच्चों को बता रहा था कि कुछ चाहिए, नहीं तो मैं कहता ठीक है जी, उस ठीक है में क्या काम आगे होता चलता।
आपको स्टे ना मिलता, कल को कोई मसला होता, पार्टी आपके गले में पड़ जाती है जनाब, क्योंकि स्टे नहीं हुआ, उस बंदे ने फ़ौरन क्या करना, उसने कहना जान छुड़ाओ, ज़मीन को अगले हाथ बेचो, अगली पार्टी जाने और उसका काम जाने, हम तो अल्लाह हाफिज़ हो गए। तो असल आपका काम है क्या? जो आपका काम ये है जहाँ से कोई थोड़ा सा कोई रोजी रोटी मिलनी है, खर्चा मिलना है, वो कहाँ से मिलना है कि 151 है, इम्प्यूड ऑर्डर को क्या करवाएं, स्टे करवाएं। और सिर्फ स्टे करवाना नहीं है, उसकी नकल के लिए अप्लाई करें। और मैं हमेशा कहता हूँ नए वकील को फ़ीस नहीं लेनी चाहिए। अगर आप फ़ीस लेंगे तो कोई चाचा मामा ताया फूफा दोस्त ही आपके पास नया नया केस लेकर आता है ना, कि नए नए आप वकील बने होते हैं, जब उससे फ़ीस मांगे तो आगे से क्या कहेगा, अगर वो फ़ीस ही देनी होती कोई चंगा वकील ना कर लेते, आपको फीस क्यों देते? खर्चा मांग रहा है वहाँ पे, ऑर्डर की कॉपी निकलवानी है तो 4-5 हज़ार का खर्चा, 200 रुपये उधर दे दें तो थोड़ा बहुत अपनी जेब में रख ले। अभी आपको ये तरीका अगर मैंने बताया, तो जब भी ऐसा खर्चा लेना थोड़ा सा मुझे इजी पैसा कर देना। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है कि आप ये चीज़ कंप्लीट कहाँ से होगी। अब इसका जो अगला स्टेप है, अगले 3-4 दिन जो हमारे हैं वो प्रैक्टिकल के हैं। उस प्रैक्टिकल में क्या प्रैक्टिकल है कि ऑर्डर पास हो गया, उसकी कॉपी लेनी है, कॉपी लेकर रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाके उसको एंटर करवाना है। अगर हम एंटर रेवेन्यू में नहीं करवाएंगे, जो आजकल जो कंप्यूटराइज ऑफिस बने हुए हैं, राजी रिकॉर्ड सेंटर बने हुए हैं, अगर वहाँ पे हम जमा नहीं करवाएंगे, वहाँ पे इसको स्टे नहीं करवाएंगे, तो बंदा क्या करेगा, उसकी फ़र्द निकलवाएगा, बेचेगा, बेच के भाग जाएगा, आप फिर परेशान होकर वहाँ पे खड़े रह जाएंगे। तो ये काम आपने फ़ौरन करना है। तो यहाँ पे जो फ़ौरन वाला रिलीफ है, ठीक है, तो आप सेट साइड के साथ साथ हुजूर साथ हमने दरखास्त या आर्ग्यूमेंट आपका जहाँ पे ख़त्म करना है ना, तो पूछने से पहले हमने उसको कहना कि जनाब 151 की दरखास्त हुजूर साथ लगाई है, तो आप मेहरबानी करें सबसे पहले तो इस ऑर्डर की जो है एग्जीक्यूशन, उसको क्या करते हैं आप सस्पेंड करें, ताकि ये बंदा जो है मुझे कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचाए। अब वो हो सकता है वो उसको अपोज करे कि जनाब इसको, लेकिन अब ये केस ये एक डिबेटेबल केस है, क्योंकि जो दोनों के आर्ग्यूमेंट थे वो बहुत अच्छे थे, बट डिबेटेबल है कि इसमें खामियां हैं ज़रूर। तो इसको कभी भी अदालत 12-2 को वैसे खारिज नहीं करेगी, क्योंकि इसमें वैलिड ग्राउंड है कि अगर उसको पार्टी बनाते वक्त जो मुर्दा है शख्स है उसको पार्टी बनाया, उसकी औलाद को पार्टी नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो की है। तो ये ग्राउंड है कि जनाब राइट टू सूट पाया गया। फिर वाकई कि अगर ये डेली मेल ये इस तरह के जो न्यूज़पेपर है, आमतौर पर आपको पता है कि जब भी हम प्रॉपर, और अगर आप उस वक्त जब ये केस एक रूटीन में चलता है, तो आप वकील करता क्या है, अपने 150 हज़ार रुपये की खातिर अपने क्लाइंट का भट्ठा बिठा देते हैं। जो अच्छे न्यूज़पेपर है आजकल की मैं बात करूँ तो उसमें कोई 6 से 10 हज़ार रुपये का आपका ऐड लगता है, और जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें 1,000-2,000 रुपये में आपका ऐड लग जाता है। वो पैसे क्लाइंट ने देने, आपने तो नहीं देने, लेकिन वो क्लाइंट से लेकर अपनी जेब में डाल दिया, क्लाइंट का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आपको पता है कि सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, जंग है, खबरें हैं, नवाए वक्त है, जिस पर कल कोई बंदा एतराज़ कर ही नहीं सकता, आप उसमें ये चीज़ दिलवाएं, ताकि ये ऑब्जेक्शन कभी भी रेज ना हो कि जनाब ये तो एक लोकल था, उसकी सर्कुलेशन नहीं थी या कोई ऐसा मामला था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपने क्या करना है आपने, और ये फिर अगली किसी हम उसमें क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि ये समन करवाते वक्त किस तरह ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो ये स्टेप एक्स पार्टी वाला वो पक्का हो। एक्स पार्टी डिग्री क्या पक्की हो सकती है? हो सकती है, लेकिन एक्स पार्टी डिग्री आजकल मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, बड़े आराम से उसको पक्का किया जा सकता है। और इसमें मैं अगर ये आपको लोगों को समझाऊं, आगे चल के मैं ये चीज़ भी आप समझाऊंगा, एक्स पार्टी की तरफ जाए ही ना करें आप। जब आपने केस डिफेंड करना, लड़ना, जब आपको पता है, पता चल जाता है कि जनाब ये केस हमारा क्या है, ये केस हमारा जनाब कंटेस्टेबल है, हमारा केस क्या है, कंटेस्टेबल है, और आपको पता है कि जानबूझकर डिफेंडेंट इसलिए नहीं आ रहा कि वो केस को खाली क्या करे, लिंगर ऑन करे, और एक्स पार्टी डिग्री तक जब आप पहुंचेंगे तो वो आके 9-13 देगा और मामले को क्या करेगा वापस 9-13 जब आ जाए ना, तो जनरली कंटेस्टेबल केस में उसको रिजेक्ट किया ही नहीं जाता। फौरन क्या होता है, अदालत कहती है ठीक है जी सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो सुन लेते हैं से बचना कैसे है, इस काम के लिए आपने ऐसा क्या स्टेप लेना है कि अगले, तो आप सेक्शन 32 में चले जाएं, प्रैक्टिस बना ले आप। सेक्शन 32 क्या है, अदालत नहीं करती, सिविल जज बहुत कम करेगा, लेकिन बात यह है कि आप पढ़ के जाएंगे तो सिविल जज क्यों नहीं करेगा। तो क्या पढ़ के जाना, क्या है सेक्शन 32 क्या है, वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो डिफेंडेंट है जिसको समन किया जा रहा है और वो जानबूझकर प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अवॉइड करने के लिए नहीं जा रहा, तो उसके आप वारंट जारी करवाएं, अरेस्ट वारंट जारी करवाएं। अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो फिर वो आएगा, अगर आपका कंटेस्टेबल केस है, और अगर फिर भी नहीं आता तो फिर कल को जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो आप कहेंगे जनाब ये देखें हम यहाँ तक गए थे, अरेस्ट वारंट तक गए थे, ये बंदा जानबूझकर नहीं आया था, इसने मिसयूज ऑफ प्रोसेस किया है, लिहाजा इसको तो रिलीफ बिल्कुल नहीं, फिर आपका कंटेस्टेबल केस नहीं। तो आप जो हमारे इस सिविल प्रोसीजर के लूप होल्स हैं
उसमें आप हमेशा घूमते भूल भुलैयों में घूमते रह जाएंगे। ये मैं तो एक सिंपल सबको बताता हूँ, समझाता हूँ। इसको पिछले दिनों में बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि अगर आपको पता हो कि ये अंग्रेज साहब बहादुर ने कानून दिया था 1908 में, इसलिए इसमें लूप होल रखे थे कि जिसका मुकदमा चले सारी ज़िंदगी इतना जलील हो कि उसको जद्दोजहद आज़ादी सारा कुछ भूल जाए। अगर आप लोगों में से किसी ने कभी कोई मुकदमा फेस किया है, बंदा हफ्ता पहले सोचता है कि अगली पेशी में मैं क्या करूँगा, और हफ्ता बाद सोचता है पेशी के काश मैं ये कर देता, और अगली पेशी आ जाती है। जब तक उसके ऊपर 2-4 केस चल रहे हैं उसको और कोई चीज़ भूल जाती है कि मैंने कुछ करना है या नहीं करना, सिर्फ उसको केस का याद। तो उसने तो ये कानून इसलिए दिया था, क्या था, पहली दरख्वास्त दे दो, नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर रिव्यू करो, रिवीजन करो, अपील करो, फिर वापस आओ, फिर अपील रिव्यू रिवीजन करो, फिर क्या करो। एक एक पॉइंट के ऊपर इसके अंदर लूप होल है, होना ही नहीं चाहिए। अगर हमने वाकई इस सिविल प्रोसीजर को बनाना है तो बड़ा सिंपल, कोई रिव्यू नहीं होना चाहिए, कोई रिवीजन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रायल चले, जो बात सिद्धि है ट्रायल में 3 महीने में ख़त्म हो। अगर किसी को कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो ऑब्जेक्टेबल है, सीधा सारे के सारे ऑर्डर अपील में जाके आप उसको क्या कर लें, आप चैलेंज करें वहाँ पे जाके अपना सारा जो आप दरमियान में जाते हैं, ये कुछ होना ही नहीं चाहिए। और जब एक पेशी रखी गई है कि जनाब फलां मकसद के लिए, तो फलां मकसद, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आई है, हमारी नई प्रोसीजर की अमेंडमेंट भी आई है। लेकिन असल में हमारे अंदर डर है कि केस जल्दी चलने लगे तो हमारी रोजी रोटी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, बढ़ जाएगी। इस मकसद के लिए भी आप लोग काम करें। तो आज का जो हमारा सेशन था बेसिकली इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों को सिखानी है, लेकिन बहुत मैं इनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्या किया है, आर्ग्यू किया है, अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। तो बात क्या है, सिर्फ यही आप अपना डर ख़त्म करें। और डर कैसे ख़त्म होगा, तैयारी आपका डर क्या करेगी, ख़त्म करवाएगी। कुछ चीज़ें जब देखिए सामने बैठा वो बंदा जो जज की कुर्सी पे बैठा बेवकूफ़ तो वो नहीं होता, एक तजर्बा तो उसको होता है। अब बोलने वाले बंदे से उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा पहला है, तजर्बाकार है। वो आपकी ज़ुबान, आपका लहजा उसको बताता है कि ये बंदा कुछ करेगा या, तो ये चीज़ इंप्रेसिव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी ठीक। तो ये इंप्रेसिव कैसी होगी, थोड़ा सा पढ़ के ब्रीफ, जब आपका ब्रीफ सामने टेबल पे पड़ा होता है ना। अब ये मैं वो बातें बता रहा हूँ कि जब हम जजेस के साथ बैठते हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम उनके साथ गपशप करते हैं, तो जब इस चीज़ के ऊपर होती है तो वो यही डिस्कशन हो रही होती है वहाँ पे कि जब किसी के टेबल पे जब कोई वकील ब्रीफ अपने सामने रखता है ना, तो वो देख लेता है कि जनाब इसकी मेहनत है या मेहनत नहीं है। तो वो फिर हो जाता है कि नहीं ये बंदा मेहनत करके आया है। और जब कोई विदाउट ब्रीफ जाता है तो उसको पता है कि ये बंदा सिर्फ क्या करेगा, तब उसको फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। जो ब्रीफ वाला बंदा होता है उसको पता है बंदा तैयारी करके आया है, वो आपके सामने हाथ से लिखी हुई इतना लंबा ब्रीफ बता रहा होता है कि ये बंदा फुली इक्विप्ड है, और साथ पड़ी हुई 4-5-6 जजमेंट्स बता रही होती है कि ये बंदा तैयारी करके आया, ऐसा नहीं आया। तो फिर थोड़ा सा जैसे कशिश हो जाते हैं कि मैंने इसको गौर से सुनना, क्योंकि ये टामक तो यहाँ नहीं मारेगा। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि हमारा जज भी जो है वो क्या करता, वो पूरा केस पहले पढ़ के आया होता। बट नॉर्मली ये होता है जब वो कोई बात करता है तो फिर अगली बात उसको, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट दरमियान में आ जाए कि जो आप कहते हैं कि जज भी उसको गौर से देखो, तो आप उसको मेंशन करें कि जी फलां पेज पे आप मुलाहिजा करें कि ये बात ऐसे लिखी हुई है। और इसमें अगली जो आज इसमें एक जो सबसे बड़ी कमी रही है, आपने 2-3 केस ला एंड पे जाकर नहीं, कोशिश करें कि हर ग्राउंड के साथ जो आपने ग्राउंड दिया कि जनाब ऐसा है हुजूर ये जजमेंट मुलाहिजा करें आप। अब जब आप जजमेंट मुलाहिजा करवाएंगे तो जजमेंट किस में लेकर आए, वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है। जजमेंट के हेड नोट के साथ 4-5 लाइनें पढ़ें ताकि पीछे खड़े क्लाइंट को पता चले कि वकील साहब क्या कर रहे हैं, जज नाल अंग्रेजी जनाब बहस कर रहे हैं, चाहे वो बहस आपके सामने लिखे हुए केस ला की सूरत में है। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं सुने कि जज साहब आपको ये कहे ओ जी जल्दी करो जी काम नहीं मुकाओ, कभी ऐसा कोई जज नहीं कहेगा। अगर कहते हैं हुजूर मेरी बात पूरी आप सुने, मेरा हक है आप मेरी बात सुने, जब आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात सुनने की, लेकिन आप टू द पॉइंट जा रहे होंगे कि आपको रोकेगा भी नहीं। जब आप पॉइंट से आगे पीछे होंगे तो फिर आपको रोकेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ रह गई वो रह गई, स्टे नहीं लिया, एग्जीक्यूशन को नहीं रुकवाया, रह गई तो रह गई। तो ये गलती कभी भी आपने नहीं करनी। कोई आप लोगों की तरफ से अगर सवाल है तो जल्दी से पूछ लेने, तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, अगली क्लास का टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज कोई काउंसिल आर्गुमेंट कर रहा है, उसमें लास्ट में ये कहना लाजमी है मेरी हम्बल सबमिशन है काइंडली। देखिए जब तक आप अपनी प्रेयर और रिलीफ की तरफ नहीं जाएंगे, कि जैसे अगर मुझे कहना पड़ा आज के जनाब बताएं क्या चाहते हैं, मुझे क्यों कहना पड़ा, जज को नहीं कहना पड़ेगा। क्या है, आप खुद उसको बताएं कि जनाब ये मेरी सबमिशन है कि इसको सेटिसाइड किया जाए, और हुजूर जब तक ये सेटिसाइड नहीं की जाती तब तक आप मुझे मेहरबानी करें कि इसका क्या दे दें, इस इम्प्यूट ऑर्डर को स्टे कर दिया जाए, ताकि ये प्रॉपर्टी को कहीं अलाइनेट ना कर दें, मुझे इररिपेयरेबल लॉस ना हो जाए। जनाब ये प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, ये तो करते ही ऐसे हैं, ऑलरेडी किसी एक हाथ पे बेच चुके हैं, दूसरे हाथ पे ये उसको क्या करना चाह रहे हैं, इनका कहीं एग्रीमेंट चल रहा है, इनकी कहीं डील चल रही है। जनाब हमें तो अब इस चीज़ का पता चला है। अच्छा, इस सारे केस में प्रॉपर्टी की बात है, इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी
जो किसी ने डिस्कस नहीं की, किसी ने नोट किया वो क्या खामी थी? डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट लैंड थी नहीं सर इसमें। वो तो आप वाले मामले में नहीं थी ना, तो इसका मतलब आपका सूट भी एम्बिग्यूअस तो हुआ। यहाँ पे कोई पोजेशन का जिक्र किसी ने नहीं किया कि पोजेशन किस पार्टी की है, ना इधर है ना उधर है। रिस्पोंडेंट्स के पास है सर। तो जब जिसके पास पोजेशन है वो बब्बर शेर है, तो सर बताना ही नहीं था। हाँ, जिसके पास पोजेशन है वो क्या है, वो बब्बर शेर है। क्यों बब्बर शेर है? वो 25-30 साल से वो पोजेशन लेके बैठा है, अब्बा मर गया, चलो ठीक है, अगर इसका या तो ये कवर करता, और कवर कैसे करता कि जनाब ये हमारे किराएदार हैं, इनको हमने ये चीज़ किराए पे दी हुई है, और किराए पे दी हुई है, और इस वजह से ये बंदा इतना, हम तो ये हमें ये किराया पे करते रहे हैं, कुछ दिनों से उन्होंने किराया नहीं दिया, तो हमने कहा जनाब उठे ये वाला ग्राउंड आप लेकर आते। सर हमारा पोजेशन था तो हमने फर्दर सेल आउट किया ना उसे। मतलब वही है ना, तो बात है कि तुमने कि जिक्र किया पोजेशन का? नहीं, तुमने भी जिक्र नहीं किया। तुम बताते कि जनाब सबसे बड़ी बात यह है कि पोजेशन हमारे पास है, चलो अब्बा जी को पता नहीं था, जब अब्बा जी चले गए तो अगली जो औलाद है, जब इनको पता चल गया तो इन्होंने कहाँ पे जिक्र किया पोजेशन का? ये क्लियर कट पोजेशन को क्या कर रहे हैं जनाब, इन्होंने छुपा, इन्होंने बताया नहीं अदालत को, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो ये कर रहे हैं। जिस तरह घर में लड़ती हो वैसे यहाँ पे लड़ना है, ठीक है सर। नेक्स्ट ठीक है, वो मले वाली लड़ाई क्या करनी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और बाज़ वक़्त इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें पूरा केस क्या हो जाता है, एक सिंगल पॉइंट पर इधर से अगर इसमें जिक्र हो जाता, आप पोजेशन को ले आते, तो ये 12 तो वहीं पे खारिज हो जाती। अगर आप इस पॉइंट पे करते कि जनाब पोजेशन हमारे पास थी, प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ हुआ है, तो आल तो इसका केस भी इतना कमज़ोर नहीं था, क्योंकि उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट और ये सारी चीज़ें थी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ये 12-2 वीक हो जाती है। अगर इसमें पोजेशन का बाकायदा जिक्र करके ये मेंशन करते कि ना तब से लेकर तब तक पोजेशन है, बाप मर गया है, उसके बाद उसकी औलाद आ रही है, किसी को पोजेशन की फ़िक्र नहीं है, कहीं पर इन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो पोजेशन इनके पास नहीं है, अगर ये उसके मालिक हैं तो ये उसकी पोजेशन के लिए क्यों नहीं मुकदमा करते, क्यों नहीं आते, कहीं पर इन्होंने ये इंस्टांस नहीं लिया कि पोजेशन क्यों है, उसकी वजह क्या है, ये साफ साफ साबित कर रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। तो ये सब कुछ कब होगा, जब आप एक एक पॉइंट के ऊपर वर्क करके आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी तो जो 2-3 दिन है, इसमें हम ये सिखाएंगे कि प्रैक्टिकली अदालत से जो ऑर्डर की कापी वो किस तरह लेनी है। उसकी हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि अदालत में भेज, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इस सारे प्रोसेस के लिए वीडियो वगैरह बनाना वो वहाँ पे अलाउड तो है नहीं, बट हमने एक ख़त लिख दिया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब हमारी दरख्वास्त को मान लेते तो हमने उनसे कहा है कि हम बेसिकली प्रैक्टिकल वीडियो बनाना चाहते हैं कि नकल किस तरह हासिल करें ताकि आम साइलिन तक उसको पहुँचाया जा सके। तो हमें इस हवाले से परमिशन ग्रांट की जाए ताकि हम एजुकेशनल पर्पज़ की एक जो वीडियो है वो बनाकर प्रैक्टिकल वो जगह और वो तरीक़ाकार और उस तरह से एक एक्चुअल लिमिटेशन, किसी एक्चुअल ऑर्डर की नकल लेने की सूरत में हम लोगों को क्या करें, दिखाएं। अगर हमें परमिशन ग्रांट होती है तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, अगर नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, एक मूड प्रैक्टिस के अंदर ही हम उसको ले आएंगे। बट सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको इंशाल्लाह दिखा दिए जाएंगे, और जो बच्चे वहाँ जाना चाहेंगे उनको अदालत में भेज के सब कुछ वहाँ पे करवा देंगे। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।